5 जून 2024 को नासा के स्पेस स्टेशन से एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है और उस स्पेसक्राफ्ट के पायलट रहते हैं इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट सुनीता विलियम, और वहीं उनके साथ और एक भी शख्स मौजूद थे जो कि इस मिशन का कमांडर थे, बुच विल्मर। तो मिशन के अकॉर्डिंग दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में जाएंगे और वहाँ पे 8 दिन तक रुकेंगे और उसके बाद लौट के आ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो लोग प्रॉब्लम की वजह से वहीं पे फंसे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पेसक्राफ्ट की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और इसके साथ साथ लगातार हीलियम गैस लीकेज होना। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्न होने पर इस स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की चांसेस थी, इसी वजह से इसे अनमैन्ड रिटर्न करना पड़ा। और ये जो इंसिडेंट है वो उस हादसे को ताज़ा करता है जो कि 1 फरवरी 2023 में कल्पना चावला के साथ हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि असल में यह मिशन क्या था और इसमें प्रॉब्लम क्यों हुआ, कब और कैसे ये जो सुनीता विलियम है वो अर्थ पे रिटर्न करेंगे। तो दरअसल नासा और अमेरिकन कंपनी बोइंग ने उनकी जॉइंट वेंचर में एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन रखा। और इस मिशन के तहत सुनीता विलियम जो है वो इस स्पेसक्राफ्ट यानी कि जो स्टारलाइन कैप्सूल है उसे उड़ाकर स्पेस में ले जाएंगे। और ये पहली मैन ट्रायल कैप्सूल थी, यानी कि इस कैप्सूल में पहली बार इंसान बैठकर स्पेस में जाएगी। और इसी स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया था। और इसी स्पेसक्राफ्ट को बनाने के एक ही एम था कि स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में जाएगा और वहां पे डॉकिंग होने के बाद फिर से वो वापस रिटर्न अर्थ में आ जाएगा। और नासा ने कमर्शियल प्रोग्राम के तहत ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसे बनाने के लिए बोइंग को कहा था और इसको बनाने के लिए फंडिंग जो है वो खुद नासा ने किया था। और इस स्पेसक्राफ्ट की मॉडल पहली बार 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद पहली ऑर्बिटल टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को किया गया था। लेकिन इस टेस्ट मिशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो दूसरी ऑर्बिट में चले जाता है और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे डॉकिंग नहीं होता है। तो 2 दिन के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को न्यू मैक्सिको की व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज में वापस लैंड करते हैं और इसके बाद सेकेंड टाइम अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट 6 अप्रैल 2020 को करने के लिए रखा जाता है। लेकिन इस बार भी एम वही था कि स्पेस स्टेशन जाना, डॉकिंग करना और वापस आना। लेकिन इस बार जो लॉन्चिंग है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया और अगस्त 2021 को फिर से लॉन्चिंग करने के लिए तैयारी की गई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो प्रोपल्शन लैब है वहाँ पे कुछ खामियां नजर आया और इसके बाद बोइंग ने स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाई। मई 2022 को ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई और 19 मई 2022 को फिर से ये जो स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर है वो उड़ान भरी। लेकिन इस बार ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट को बिठाया गया था। लेकिन इस बार भी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई। लेकिन किसी तरीके से 22 मई 2022 को ये जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है उसे लॉन्चिंग किया गया और ये जाके स्पेस स्टेशन भी जुड़ गया और उसके बाद उसे वापस भी अर्थ पे लाया गया। और इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी जो मैन फ्लाइट है उसे प्लान की गई। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद बोइंग ने ये कहा जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे वो सब खत्म हो चुका है, इसीलिए क्राफ्ट ने 6 जुलाई 2024 को उड़ान भरेगा। इसके बाद फिर से लॉन्चिंग करने के लिए प्लान की जाती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो नासा और बोइंग है वो एक अनरिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं, जो कि ये था कि जो स्टारलाइनर जो स्पेसक्राफ्ट थी उसकी जो प्रोपल्शन सिस्टम था उस सिस्टम से हीलियम गैस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फिर से इस मिशन को डिले की गई। काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद बोइंग और नासा ने ये डिसाइड करते हैं कि 1 जून को जो CFT है वो लॉन्च होगी और वो भी जो हीलियम लीक है उसे बिना रिपेयर किए। लेकिन 1 जून को जो लॉन्च होने वाला था उस लॉन्चिंग के दिन क्या हुआ कि 2 घंटे से पहले जो उल्टी गिनती हो रही थी उसे रोक दी गई और फिर से बारी आई 5 जून 2024 की। और उसी दिन डिसाइड किया गया कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है उसे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन एंड वक्त पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है और फिर से ये जो लॉन्चिंग है उसे रोक दी जाती है। लेकिन दूसरी कोशिश में क्या होता है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो लॉन्च हो जाता है और इस स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम और बुच विल्मर जो स्पेस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनको वहाँ पे सिर्फ 8 दिन रुकना था और उसके बाद उन्हें रिटर्न आना था। लेकिन अभी तक वो वहीं पे यानी कि स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस कैप्सूल में थी वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि कई तरह की थी। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी 5 जगह से हीलियम गैस को लीक होना। और हीलियम गैस जो है वो क्राफ्ट में प्रोपल्शन सिस्टम में प्रेशर देता है, जिससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग रहता है और इसके साथ साथ रॉकेट को फ्लाई करने में मदद भी मिलता है।
5 जून 2024 को स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में पहुंचने के बाद क्रू ठीक सोने से पहले क्या होता है कि ये जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है वो प्रोपल्शन सिस्टम में 2 अलग अलग जगह से हीलियम गैस लीक होने का डिटेक्ट करता है और इस लीक को टेम्पोरली रोकने के लिए 2 हीलियम लीक मैनिफोल्ड को बंद कर दी जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि ये जो बोइंग होता है वो ये कहता है कि ये जो लीक थी वो बहुत बड़ी छोटी लीक थी और इसके अलावा ये जो स्पेसक्राफ्ट है इस पे इतने सारे हीलियम गैस है कि इस मिशन को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो जब स्टार लाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाता है तो उसे 200 मीटर की दूरी में रखकर इसमें बहुत सारा टेस्ट किया जाता है और जब ये वेरीफाई किया जाता है कि जो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है अभी अच्छा है तब जाके इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने के लिए इसे परमिशन दी जाती है। हालांकि ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में फंसे हुए हैं लेकिन कोई भी खतरे में नहीं है क्योंकि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो काफी बड़ा है और यहाँ पर 6 लोगों की रहने की जगह भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर खाने का, रहने का, पीने का, इवन की ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त है और इसके साथ साथ इसमें 2 बाथरूम भी है और एक जिम भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खुद का एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी है जो कि पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के तहत ऑक्सीजन में बदल देता है और इसके साथ साथ ये ISS में पीने का पानी का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतजाम किया गया है जहाँ पर आपकी जो पेशाब है उसे प्रोसेस करके पीने वाला पानी में बदल दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पर 6 महीने तक खाने के लिए भी बंदोबस्त रहती है और इसके साथ साथ इसमें जो क्रू मेंबर्स रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इस वक्त एक्सपेडिशन 71 जो क्रू मेंबर्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं। तो टोटली 6 से 7 लोग जो होते हैं ये जो एक्सपेडिशन ग्रुप होता है उसमें रहते हैं और जो एक्सपेडिशन 71 होता है ये बताता है 71 नंबर वाले क्रू मेंबर्स है जो कि रोटेट होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आए हुए हैं। ये जो एक्सपेडिशन 71 है 24 सितंबर 2024 को खत्म हुआ और ये लोग जो वहाँ पे रुके हुए थे यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो रुके हुए थे वो लोग वहाँ से रिटर्न धरती पे आए और उनकी जगह पर एक्सपेडिशन 72 जो है वो फिलहाल अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे जो रिसर्च है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और इस स्पेस स्टेशन पर फिलहाल रिसर्च चल रहा है स्पेस बोटानी पर, स्पेस कॉज्ड फ्लूइड शिफ्ट पर, आल्गी बेस्ड लाइफ सिस्टम पर और इसके साथ साथ न्यूरो डिजीज की थेरेपी पर। यदि हम लोग एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करेंगे तो जो विल मोरे है वो ऑलरेडी पहले से ही 178 दिन स्पेस में काट चुके हैं और वो एक्सपेडिशन 41 के क्रू मेंबर भी रह चुके हैं। तो यदि हम लोग सुनीता विलियम के बारे में बात करेंगे तो वो ऑलरेडी स्पेस में 322 दिन 2 मिशन के जरिए काट चुके हैं जो कि है एक्सपेडिशन 14 और 15 2006 और साथ में एक्सपेडिशन 32 और 33 2012 में। तो जब नासा ने ये डिसाइड किया कि सुनीता विलियम और विलियम बुच मरे को धरती पे फिर से रिटर्न वापस लाएगा तो नासा ने ये भी डिसाइड किया कि उन लोगों को धरती पे वापस लाने के लिए स्पेसएक्स की जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसे इस्तेमाल करेगा। फरवरी 2025 में जब स्पेसएक्स की क्रू 9 मिशन की क्रू मेंबर्स ISS पर जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा कि उस स्पेसक्राफ्ट में 4 लोगों की जगह पर 2 लोगों को भेजा जाएगा ताकि रिटर्न आने के टाइम पे टोटल 4 लोग आ सके। और ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुके हुए हैं वो टोटल 9 महीने वहाँ पर बिताएंगे।